नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक संस्कृति उपागम के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, उसके विभिन्न लक्षण क्या हैं और वह कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने ये देख लिया था कि राजनीतिक संस्कृति संकीर्ण हो सकती है, पराधीन राजनीतिक संस्कृति हो सकती है और सहभागी राजनीतिक संस्कृति हो सकती है। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। टेलकॉट पार्सन्स ने राजनीतिक संस्कृति के 3 निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है व्यक्तिपरक हित, दूसरा है सहभागिता और तीसरा है राजनीतिक विश्वास। व्यक्तिपरक हित राजनीतिक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में जब नागरिक अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा होता हुआ देखते हैं या व्यक्ति राजनीति से जो अपेक्षाएं करता है, यदि उसकी वो अपेक्षाएं पूरी होती है। यहाँ पर व्यक्ति का तात्पर्य केवल एक व्यक्ति नहीं वरन संपूर्ण समाज के अधिकांश व्यक्तियों से है। सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से लोग यदि ऐसा सोचते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था या सरकारें उनके हितों का ध्यान रखती है, यदि ऐसी सामान्य राय उनके मन में बनने लगती है, तो वो एक सकारात्मक राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ऐसा व्यक्तिगत हितों को पूरा करने वाली जब राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो राजनीतिक संस्कृति के बहुत अच्छे मूल्यों का विकास होता है, एक सकारात्मकता का विकास होता है और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अच्छा समर्थन भी मिलता है। क्योंकि यदि लोगों के हित पूरे होते हैं तो वे व्यवस्था को अपना समर्थन प्रदान करेंगे। और इसका अर्थ यह भी है कि समाज की सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति, इन दोनों का आपस में बहुत अच्छी तरह मेल होने लगता है। इसलिए जिस राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के हितों का ध्यान अधिक रखा जाएगा, उस राजनीतिक व्यवस्था की जो राजनीतिक संस्कृति है वो बहुत ही उच्च प्रकार की और सकारात्मक होगी और वो राजनीतिक संस्कृति समाज की सामान्य संस्कृति से भी मेल रखने वाली होगी। दूसरा महत्वपूर्ण जो निर्धारक है वो है लोगों की सहभागिता। राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति को सहभागी बनने के कितने अवसर मिलते हैं? राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से अपने पर्यावरण को यह अवसर देती है कि वे राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकें और वहां अपनी बात को रख सकें। यदि लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में आसानी से घुसने का, वहां अपनी बात को रखने का, अपनी मांगें रखने का यदि मौका मिलता है, तो उसका अर्थ ये है कि वो एक सहभागी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करेंगे। और ये सहभागी राजनीतिक संस्कृति, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं कि सहभागिता का स्तर जितना अधिक बढ़ता है, राजनीतिक संस्कृति के सकारात्मक निर्माण में उसका योगदान उतना ही अधिक होगा। किसी राजनीतिक व्यवस्था, जैसे कि यदि हम बात करें कि जो साम्यवादी देश हैं या जो तानाशाही देश हैं, उन तानाशाही देशों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों की सहभागिता नहीं होती है, और जो सहभागिता होती भी है उनका स्तर बहुत ही निम्न होता है, अर्थात केवल दिखावे की सहभागिता होती है। वे बहुत ही भय के माहौल में जीते हैं। वे तानाशाही सरकारों की इच्छा के अनुरूप सहभागिता रखते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनकी सहभागिता का जो लेवल है वो नियंत्रित होता रहता है। इसलिए यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर एक सुदृढ़ राजनीतिक संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। लोगों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति
विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वहाँ पे लोगों को अधिकाधिक राजनीतिक सहभागिता का मौका मिले। भारत के उदाहरण से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत के राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में यहाँ के संविधान ने जो लोगों को अवसर दिए और उन अवसरों का यहाँ की सरकारों ने जो वास्तविक रूप में लोगों को उपलब्ध करवाया, उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद भी यहाँ गांव का एक सामान्य व्यक्ति भी राजनीति में अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर पाया। भारत के संविधान में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, वो इस सहभागिता को ही सुनिश्चित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन था। इस प्रकार से भारत में आज हम बहुत सारे जो वंचित लोग हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, कई पिछड़ी जातियां हैं, कोई बहुत अधिक विशेष रूप से पिछड़ी जातियां हैं, उन सब व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में औपचारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से भी इतने अधिक अवसर दिए जाते हैं कि उनकी वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित होती है। और इसका लाभ भारत को यह मिला है कि इसी सहभागिता के बल पर जहाँ भारत के विभिन्न पड़ोसी देश जो एक के बाद एक लोकतंत्र वहाँ से समाप्त होता चला गया, वहीं भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती चली गई। इसलिए यहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है उसको लोकतांत्रिक संस्कृति में बदलने में सहभागिता का तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और तीसरा है राजनीतिक विश्वास, जिसका तात्पर्य यही है कि राजनीति के प्रति लोगों के मूल्य कैसे हैं, वे कितना राजनीति में भरोसा रखते हैं, उनका विश्वास नेताओं के दावों का और नेता जो वादे करते हैं उन वायदों पर कितना विश्वास है। क्योंकि राजनीतिक विश्वास के बल पर ही पर्यावरण से मांग आती है और उनका समर्थन किया जाता है। इसलिए लोगों की यदि अपनी सरकार में विश्वास कायम है तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत अधिक चुनौतियां होने के उपरांत भी उन चुनौतियों से लड़ने में सफल हो जाती हैं। और जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों का विश्वास डामाडोल हो जाता है, ऐसी व्यवस्थाओं में बहुत जल्दी क्रांतियां होती हैं और एक स्थिर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाता। पाकिस्तान के उदाहरण से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राजनीतिक विश्वास की कमी से किस तरह से व्यवस्था खतरे में पड़ती है। राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को बहुत सारे परिवर्त्य हैं जो इन तत्वों को कम या अधिक कर सकते हैं। अर्थात लोगों के हित, उनके हितों की पूर्ति व्यवस्था के द्वारा कैसी होगी, उनकी सहभागिता का स्तर क्या होगा और उनके राजनीति के बारे में विश्वास क्या है, ये कम या अधिक किन अन्य तत्वों से होते हैं। और वो जो तत्व इन नियामकों को प्रभावित करते हैं उन्हें परिवर्त्य कहते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाने वाले 3 महत्वपूर्ण चर होते हैं। आमंड और पावेल ने इनका 3 रूपों में वर्गीकरण किया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्त्य माने जाते हैं राजनीतिक संस्कृति को समझने के दृष्टिकोण से। पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का तात्पर्य ये है कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में व्यक्ति कैसा सोचते हैं, उनके दिमाग में अपनी राजनीतिक व्यवस्था का कैसा नक्शा है, वो कैसा चित्र उकेरते हैं अपने मस्तिष्क में। यदि
वो अपने विवेक से ऐसा सोचते हैं, यदि वो ऐसा विचार करते हैं कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली व्यवस्था है, लोगों के हित उसके माध्यम से पूरे होते हैं, और जब ऐसे हितों को जब पूरा किया जाता है तब एक सकारात्मक नक्शा व्यक्ति के मस्तिष्क पर बनता है। समाज सकारात्मक रूप से अपनी अनुक्रियाएं देता है। इसलिए ये जो नियामक हैं, उन तीनों नियामकों को हम परिवर्तियों के संदर्भ में ही उनको कम या अधिक कर सकते हैं। और यहाँ हम इन दोनों को जोड़कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से यदि लोगों के हित पूरे होंगे तो उनका ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण या राजनीति को जानने का उनका जो नक्शा है, उनके जो कॉग्निटिव मैप्स उनके दिमाग में जो बनेंगे वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है भावात्मक अभिमुखीकरण, अर्थात लोग भावात्मक रूप से अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं से कितना अधिक जुड़ पाते हैं। वे अपने नेताओं से किस तरह से जुड़ सकते हैं, वे अपने नेताओं की बात का कितना भरोसा कर सकते हैं, उनकी नेताओं के एक आह्वान पर वो कितना अपना बलिदान देने के लिए या कितना अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करने के लिए तत्पर होते हैं राष्ट्रीय हितों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है भावात्मक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से। हम ये देखें कि स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी का जो आह्वान था या हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जो आह्वान था, वो लोगों को भावात्मक रूप से इतना अधिक अपील करने वाला था, इतना अधिक प्रभावित करने वाला था कि बिना हिंसात्मक तरीके से लोग भावात्मक रूप से अपने राष्ट्रीय नेताओं से जुड़ते चले गए और भारत को बिना अधिक खून खराबे के आज़ादी मिल गई। इसी प्रकार से स्वाधीनता के बाद भी हम ये देखते हैं कि अनेक चमत्कारी व्यक्तित्व वाले जो नेता हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, और वर्तमान में हम देखें कि नरेंद्र मोदी, उनका जो उनके द्वारा किए गए जो वायदे हैं, उनके द्वारा जो लोगों से बात की जाती है वो लोगों के दिल को छूने वाली होती है और लोगों के भावनाओं तक वो प्रवेश करते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति के निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। जब ऐसे भावात्मक अभिमुखीकरण यदि सकारात्मक होते हैं तो अच्छी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, और ये नकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे साम्यवादी देशों में होता है, जैसा कि जिन्हें हम फेल्ड स्टेट कहते हैं, ऐसे असफल राज्य जहां राजनीति अपने समाज के लिए बिल्कुल भी नकारात्मक भूमिका में रहती है, वहाँ लोगों के नकारात्मक भावनाएं राजनीतिक संस्कृति के प्रति बन जाती हैं। ये उस संस्कृति को घटाने या बढ़ाने वाला एक परिवर्त्य बन जाता है। और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकन का तात्पर्य ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोग किस प्रकार से अपनी राय व्यक्त करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की वो किस तरह से जांच करते हैं। वो क्योंकि व्यक्ति जब व्यवस्था की जांच करेगा तो वो जो अपना ज्ञान है, ज्ञान के संदर्भ में करेगा, वो राजनीतिक व्यवस्था को कितना जानता है और उस ज्ञान से उसके मूल्य निर्धारित होते हैं। अर्थात वो अपने मूल्यों के प्रकाश में राजनीतिक व्यवस्था की जांच करता है। जैसे मान लिया कि मेरे मूल्य हैं कि मुझे एक विविधता वाला और एक समत्व वाला समतावादी समाज मुझे चाहिए। ये जो मेरे मूल्य हैं, इन मूल्यों को संतुष्ट करने वाली यदि राजनीतिक व्यवस्था की गतिविधियां होंगी तो मेरा मूल्यांकन व्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मेरा मूल्य ये है कि मुझे एक समतावादी समाज चाहिए, लेकिन राजनीति के निर्णय ऐसे होते हैं कि वो विभाजनकारी तत्वों को बल प्रदान करते हैं, तो व्यवस्था के प्रति जो मेरा मूल्यांकन है वो नकारात्मक हो सकता है। मैं व्यवस्था को फेल करार दे सकती हूँ। इस तरह से लोगों के व्यवस्था के प्रति निरंतर मूल्यांकन या आकलन करने का क्रम चलता रहता है।
लोग ऐसा सामूहिक रूप से भी करते हैं, पूरा समाज अपने सामूहिक रिस्पॉन्सेस देता है। अर्थात जैसे कि एक यदि कोई कानून आता है और उस कानून के पक्ष या विपक्ष में लोग आंदोलन करते हैं, अब लोगों का जो मूल्यांकन है उस कानून के बारे में वो तब सामने आ सकता है जब उस कानून के आने के बाद यदि अगले आम चुनाव आते हैं, उन चुनावों में लोग यदि उस सरकार के पक्ष में अपना मत देते हैं, उसका अर्थ ये है कि उस कानून के संदर्भ में लोगों ने सरकार का समर्थन किया है, अर्थात उस मूल्यांकन में सरकार सफल हो गई है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं और लोकतांत्रिक राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर चुनाव का होता है। चुनावों में जनता अपनी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करती है और उसे सही या गलत राजनीतिक संस्कृति के आधार पर तय करती है। राजनीतिक संस्कृति के ये जो परिवर्त्य हैं, इन परिवर्त्यों के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के कई आयाम खुलते हैं और आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 4 आयामों की चर्चा की है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति का कितना विस्तार और किन दिशाओं में उसका विस्तार हो रहा है। सबसे पहला है राष्ट्रीय अभिज्ञान, अर्थात राजनीतिक संस्कृति का फैलाव किस प्रकार से हो रहा है। यदि एक संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है तो वहां पर केवल धार्मिक और जातीय आधार पर ही लोग निर्णय लेंगे और ऐसी राजनीतिक संस्कृति का फैलाव अधिक नहीं होता है। किंतु जब जैसे जैसे राजनीतिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे राजनीतिक संस्कृति के प्रति भी लोगों का दायरा सोचने का बढ़ता है। अर्थात लोग अपनी जाति से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं, वे धर्म से ऊपर उठते हैं, वे अपने क्षेत्र से ऊपर उठते हैं। अर्थात मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ या मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, इस सब से बढ़कर यह भाव आ जाना कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय हितों के नाते मैं अपने इन सभी जो मेरे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हित हो सकते हैं, उनका मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ये राष्ट्रीय अभिज्ञान जितना अधिक बढ़ता जाएगा उतना ही राजनीतिक संस्कृति का फैलाव सामाजिक संस्कृति के साथ होता चला जाएगा। दूसरा है साथी नागरिकों के साथ अभिज्ञान। जो राष्ट्र के भौगोलिक और सांस्कृतिक अभिज्ञान की बात है, वो अभिज्ञान प्रकट होता है अपने साथी नागरिकों के साथ व्यवहार के रूप में। यदि मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी मेरा अपना भाई है क्योंकि वो भारतीय है, यह जो मेरा भाव है, यह बिना इस बात के यदि मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि यह चाहे मुसलमान है तो भी मेरा भाई है, चाहे हिंदू है तो भी मेरा भाई है, या किसी भी अन्य धर्म का या किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, क्योंकि यह भारतीय है इसलिए हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमें एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी है। इस तरह से अपने साथी नागरिकों के साथ यदि मेरा विद्वेष है या मेरा विद्वेष नहीं है या उनके प्रति प्रेम है, इसके अनुसार ही राजनीतिक संस्कृति का फैलाव होगा या वो विभिन्न टुकड़ों में बंटी हुई होगी। भारत के संदर्भ में यदि हम इस उदाहरण को समझें तो हम कह सकते हैं कि साथी नागरिकों के साथ अभिज्ञान की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर बहुत सारी उप संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो इस अभिज्ञान को संकुचित करती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाषाई उप संस्कृतियाँ हैं, द्रविड़ भाषाओं की संस्कृतियाँ अलग हैं और उत्तरी जो है आर्यन भाषाओं की संस्कृतियाँ अलग हैं। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान, ये 2 ऐसी बड़ी उप संस्कृतियाँ हैं जिसके कारण हमें इस राष्ट्रीय जो साथी नागरिकों के साथ अभिज्ञान है उसमें एक बाधा उत्पन्न होती है। तो यह अभिज्ञान भी कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि हमारी राजनीतिक संस्कृति किस आयाम तक फैली हुई है। इसमें जो अगली विशेषता है आयाम की, वो है शासन निर्गतों के बारे में विश्वास।
अर्थात सरकारें जो निर्णय लेती हैं, सरकारों के जो आदेश हैं, जो कानून हैं, उन कानूनों के प्रति जनता के रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, लोग उनके प्रति कैसी राय व्यक्त करते हैं। यदि कोई नया कानून, यदि कोई नया आदेश आता है, उस आदेश के प्रति लोग किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो उसका समर्थन करते हैं या उसके आने के बाद वे उग्र रूप से अपना विरोध प्रकट करते हैं। यदि वो विरोध प्रकट करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि सरकार के कार्यों के प्रति उनके विश्वास में कमी है। और यदि उनका समर्थन बढ़ता है प्रत्येक कानून के बाद, तो इसका अर्थ ये है कि सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और अगला जो आयाम का बिंदु है वो है निर्णय प्रक्रिया के बारे में विश्वास। इसका अर्थ ये है कि सरकारें जो निर्णय लेती हैं, उन निर्णयों में लोग कितना सहभागी हो सकते हैं। अर्थात सरकारों के जो काम करने के तरीके होते हैं, क्योंकि नीति निर्माण की जो प्रक्रिया में लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति भाग लेना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं किंतु सामूहिक स्तर पर अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोग इस निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता चाहते हैं। और उनकी जितनी अधिक सहभागिता बढ़ती है उतना ही उनका व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। जैसे महिलाएं एक अपने आप में एक बड़ा वर्ग है। महिलाओं को यदि ये लगता है कि हमारे इस वर्ग की बात यदि राजनीतिक व्यवस्था में सुनी जा रही है, तो एक नया आयाम संस्कृति के प्रति उनका बनता है। इसी प्रकार से जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ के जो निग्रोज हैं, वहाँ के काले लोग हैं, वो बहुत लंबे समय तक ऐसा अनुभव करते थे कि अमेरिका की राजनीतिक जो नीति निर्माण में है उसमें उनकी कोई सहभागिता नहीं है। और इसी के कारण अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। और उस गृह युद्ध के पश्चात 60 के दशक में जब वहाँ पर ये जो रंग भेद की नीति है ये समाप्त हो गई, उसके पश्चात वहाँ के निग्रोज ने ये महसूस करना शुरू किया कि अमेरिका में एक सहभागी संस्कृति का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि विभिन्न तबके के लोगों को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से जोड़ा जाए। अब हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के आधारों की, अर्थात राजनीतिक संस्कृति की नींव कहाँ है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किस आधार पर हो रहा है। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले भिन्न भिन्न आधार होते हैं। कहीं पर किसी एक आधार की प्रधानता होती है और किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे आधार की प्रधानता हो सकती है। ये आधार कौन से हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।